नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। इंसान ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाई थी, उसके साथ इंसान सभ्य बन गया। लेकिन 21वीं सदी के इस हिंदुस्तान में एक पत्थर उछलता है और वो नफरत से रगड़ता है तो शहर शहर हिंसा होने लगती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के लिए बच्चों की मासूमियत को हथियार बनाया गया। यह भी दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान को भाईचारे की नसीहत देने वाले पाकिस्तान और चीन में मुसलमानों के ही एक तबके की कैसी दुर्गति है। और आपको यह भी दिखाऊंगा कि जो कुछ आज देश में हो रहा है उससे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने प्रभावित होते हैं, उनका धर्म संकट बढ़ता है। प्रधानमंत्री के धर्म संकट से ही हमारा आज का सवाल भी जुड़ा हुआ है। सवाल यह है, क्या जुमे के दिन हो रही हिंसा से पीएम मोदी की न्यू इंडिया की छवि खराब हो रही है? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन न्यू इंडिया में लगे हुए हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। यह धर्म संकट है सांप्रदायिक हिंसा का, जिसका असर न सिर्फ देश के अमन भाईचारे पर पड़ रहा है, बल्कि दुनिया में भारत की छवि को लेकर भी गलत संदेश जा रहा है। हिंदू मुस्लिम तनाव के साए में क्या है पीएम मोदी का धर्म संकट, इसे समझने के लिए आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। 2014 स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2017 सवा करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के 2022 को संकल्प लेकर के अगर हम चलेंगे, मुझे विश्वास है कि जो परिणाम हमें लाना है और वो परिणाम हम लाके रहेंगे। 8 साल पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया की सोच दुनिया के सामने रख दी थी। प्रधानमंत्री मोदी आजादी की 75वीं सालगिरह पर अपने इस सपने को पूरा करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। 2014 में ही मोदी को पता था कि लक्ष्य तय करने के बावजूद आगे की राह आसान नहीं है। जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो। 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और आप देखिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देते। एक बार देखो, 2022 आ गया है, लेकिन जिस न्यू इंडिया का सपना उन्होंने देखा उसके चारों तरफ मंडराने लगा है धर्म संकट। और सबसे बड़ा संकट है देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा का। आगे से रुकिए। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश का एक वर्ग धधक रहा है। ये चिंगारी कई शहरों में आग बनकर बाहर आ रही है। विपक्षी दल मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुल्जिम है, क्या जरूरत है अदालत की। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जरूर ये नसीहत देना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान की इस हालात को मद्देनजर पीएम साहब खुद
मैदान उतारे और इस मुद्दे को निपटाने के लिए जो जो करना है वो करिए। देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ विपक्षी दल पीएम मोदी को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के मुस्लिम देशों के साथ रिश्तों पर भी आंच आ रही है। लेकिन मोदी को भरोसा है कि वक्त रहते रिश्तों में आई इस खटास को दूर कर लेंगे। पीएम मोदी जानते हैं कि हिंसा फैलाने वाले तत्वों को अगर बढ़ावा मिला तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के जो हमने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे विचारें हमारे गवर्नमेंट की व्यूज नहीं है। हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सम्मान है और नफरत फैलाने वालों के साथ भारत नहीं खड़ा है। पीएम मोदी का ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दुनिया के उन देशों के लिए भी है जो भारत पर उंगली उठा रहे हैं, और उनके लिए भी जो कभी नफरती बोल बोल कर माहौल बिगाड़ते हैं तो कभी हाथ में पत्थर उठाकर। और देखिए कि इस दौर में मोदी के सामने धर्म संकट सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा का नहीं है, बल्कि बढ़ती बेरोजगारी और विकास को रफ्तार देने का भी है। क्योंकि अगर रोजगार रुक जाएगा, विकास रुक जाएगा, तो भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। अब इस धर्म संकट से निकलने का क्या है मोदी प्लान, वो भी देख लीजिए, क्योंकि इस दिशा में पहला कदम आज प्रधानमंत्री ने उठा दिया है। साथियों, नेक नियत से जब अच्छे कर्म किए जाते हैं तो विरोध के बावजूद उनकी सिद्धि होती ही है। संकल्प से सिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही मूल मंत्र रहा है, लेकिन इसी को लेकर बार बार उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना भी पड़ता है। पीएम मोदी के धर्म संकट का दूसरा पहलू है बेरोजगारी। बेरोजगारी का सवाल पिछले कुछ दिनों से इस कदर मंडरा रहा है कि पीएम मोदी की पार्टी के सांसद वरुण गांधी ही 60 लाख सरकारी नौकरियों के खाली होने का दावा कर रहे हैं। बेरोजगारी वो सवाल है जो हर युवा से जुड़ा है, और इस समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने युवाओं को दिया एक तोहफा। अब ऐसी खबर आई है जो 1.5 साल के भीतर 10 लाख नौजवानों के चेहरों पर नौकरी वाली मुस्कान ला सकती है। ये दर्शाता है कि नए भारत के निर्माण में अब युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होगा। जब युवा शक्ति हमारी सशक्त होती है, जब युवा की क्षमताएं सरकारी कामकाज में आती है, तो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आप रही बात कांग्रेस की, शायद उनके ध्यान में नहीं आता है किस प्रकार से तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इस नए ऐलान से युवाओं में भी एक नई उम्मीद जगी है। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से कि जल्दी वैकेंसी को लाने के लिए अब प्रयास करें। उम्मीद तो है, लेकिन मतलब कर भी नहीं रहे हैं, तो क्या उम्मीद बताएंगी। 60% हम लोग को उम्मीद है कि नहीं आएगी, 40% नहीं है कि नहीं भी आ सकती है। इस 10 लाख तो नहीं, मगर 5 लाख भी एटलीस्ट हो जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत है। ये बहुत ही बड़ा वाला स्टेप है एंड इससे बहुत फायदा होगा, इकोनॉमी में भी बहुत फायदा होगा, बढ़ जाएगी अच्छे से। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है। बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका, और देश की प्रगति होगी। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी नेता इसको लेकर ही पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। टोटल कितना हुआ? 60,82,130। और ये फिगर कहां से आए? ये 60 लाख का फिगर कहां से आया बोल रहा हूं। ये मैंने नहीं लिखे, ये भाजपा के एमपी पीलीभीत के श्री वरुण गांधी ने लिखा है। सारे चीजों का अगर आप हिसाब करेंगे 26 लाख वैकेंसीज है, और आप 10 लाख 1.5 साल में कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आएगा उधर। ये ऐसा मजाक मत करो देश के लोगों के साथ। और तुम्हारा वायदा जो 2 करोड़ का था, कम से कम 1 करोड़ तो करना था। प्रधानमंत्री मिशन मोड पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने में लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है तो क्रांतिकारी कदम उठाने ही होंगे। अब इसी धर्म संकट से बाहर आने में लगे हैं मोदी। साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी ने रखा है, उसकी राह में बहुत सारे रोड़े हैं।
थोक महंगाई दर 15.88% तक पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर 7.04% हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट जारी है। $1 78 रुपए तक पहुंच गया है। देश का माहौल बिगड़ता है तो उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ता है। अब इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। काम मुश्किल है, लेकिन मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी मक्खन पर नहीं, पत्थर पर लकीर खींचने में यकीन रखते हैं। पत्थर पर खींची लकीर इतिहास के पन्नों में अमिट होती है, लेकिन फौलादी लक्ष्यों तक पहुंचने के रास्ते में चुनौतियां भी आती हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार और पार्टी में संतुलन कायम करना है, क्योंकि पार्टी के कुछ फ्रिंज एलिमेंट के चलते सरकार की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा देते हैं, लेकिन वो नारे हिंदू मुस्लिम टकराव से टकराने लगते हैं। हाल फिलहाल में घटी ऐसी घटनाएं पीएम मोदी के लक्ष्य में बाधक बनती हैं, और वो लक्ष्य हिंदुस्तान का वो विकास है जिसमें हमारी जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना प्रधानमंत्री मोदी का सपना है। इन सब के एक बड़ी चुनौती सिर पर बैठे चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं, जिनका नापाक गठजोड़ भी एक बड़ी मुसीबत है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कुछ पड़ोसी देश ऐसे होते हैं कि हमेशा सिरदर्द बने रहते हैं। भारत में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में पाकिस्तान का कैसे हाथ है और चीन कैसे उसे उकसा रहा है, यह मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले अगले शुक्रवार की बात कर लेते हैं। पिछले जुमे की हिंसा से देश उबर ही रहा है कि भड़काने वाले नेताओं, मौलानाओं और धर्म गुरुओं के बयान अगले जुमे को हिंसक बनाने के लिए आमादा दिखते हैं। तो इसे समझने के लिए आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन एक शुक्रवार बीता नहीं कि अगले जुमे के लिए खतरनाक इरादों की साजिश रची जाने लगी है। क्या अगला शुक्रवार भी खतरनाक है? सबकी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि अगले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हाथ उठे वो दुआओं के लिए उठे। शीशे के मकान में रहने वाला किसी के मजबूत मकान पर पत्थर नहीं फेंकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जवाब पे इसने पत्थर फेंका तो हमारे शीशे के मकान का हाल क्या होगा। देश में अगर एक नुपुर शर्मा है तो 1000 ऐसे लोग भी हैं जो खुद को कहते तो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लेकिन काम नफरत फैलाने वाला है। और उसी में से एक है मौलाना जर्जिस अंसारी। गुस्सा आना चाहिए। मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक भाषण में जो जहर उगला है वो हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते सुनवा भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें हिंदू देवी देवताओं का सरासर अपमान है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस जैसे मौलाना और इस यूट्यूब चैनल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। 30 से 35 करोड़ मुसलमान कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है, लेकिन नफरत इससे ज्यादा तेजी से बढ़ती है। और इस काम में कुछ मौलाना तो जैसे माहिर हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो, या पकड़ के जेल में डाल सकते हो। हम उसके लिए तैयार हैं। पहले भीड़ बुलाओ, फिर उकसाओ और आखिर में पत्थर चलवाओ। ये धर्म का रास्ता नहीं हो सकता, लेकिन कुछ को यही रास आ रही है। पहले तौकीर रजा थे जो घूम घूम कर शुक्रवार चिल्ला रहे हैं। 17 जून को बरेली में भीड़ बुला रहे हैं, कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा गोली ही तो मार दी जाएगी। तो इस लिस्ट में जर्जिस अंसारी का नाम भी जुड़ गया। ये दोनों क्या करके मानेंगे मालूम नहीं। 17 जून को पूरे प्रदेश में अलर्ट है और पूरे हमारे जोन की पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। बगैर अनुमति, प्रशासन की अनुमति के किसी भी धरना प्रदर्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा।
अगर कुछ कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी होगा और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तो प्रयागराज में भी तैनात थी, लेकिन पत्थरबाजों ने क्या किया वो देश ने देखा। इसलिए इतना तो कहा जा सकता है कि 17 जून के शुक्रवार का सस्पेंस गहराता जा रहा है, क्योंकि लड़ाई में अब बजरंग दल भी उतर आया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ हर शुक्रवार को हो रहे प्रदर्शन और पत्थरबाजी के विरोध में बजरंग दल ने देश के हर जिला मुख्यालय पर गुरुवार को ही प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। उन सब मस्जिदों पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, ड्रोन से उनकी निगरानी होनी चाहिए, और जिन मस्जिदों से भी पत्थर हाथ में लेकर निकला उन मस्जिदों के मुल्ला मौलवी को गिरफ्तार किया जा और उन्हें जेल के अंदर गिरा जाए। अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। देश के मौजूदा माहौल में कई दल और धर्मगुरु अपना एजेंडा लेकर बाजार में खड़े हैं, कुछ असली हैं तो कुछ नकली, और जनता जब तक इनमें भेद नहीं कर सकेगी तब तक देश ऐसे ही जलता रहेगा। देखिए, बच्चों के हाथों में कागज, कलम, किताब अच्छे लगते हैं, पत्थर नहीं। लेकिन नफरत के सौदागरों को यह बात समझ में नहीं आती। एक तरफ हिंसा होती है तो दूसरी तरफ एक्शन होता है, और यूपी में हिंसा फैलाने के आरोपियों पर एक्शन का बुलडोजर तुरंत काम पर लग जाता है। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद शहर दर शहर हिंसा फैली और 11 जून से बुलडोजर आरोपियों के घरों, मकानों को रौंदने लगा। 11 जून को कानपुर हिंसा से जुड़े आरोपी की बिल्डिंग को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। उसी दिन सहारनपुर के आरोपियों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला, जबकि उसके अगले दिन यानी 12 जून को प्रयागराज में आरोपी जावेद पंप के घर देखते ही देखते प्रशासन के बुलडोजर तले मिट्टी में मिल गया। इन तस्वीरों ने पूरे देश में हलचल मचा दी। यह सवाल उठने लगा कि क्या कानून का पहिया बुलडोजर के पहिए से धीमा चल रहा है? इस तस्वीर में कोई सुकून ढूंढ सकता है कि जिसने नाहक हिंसा फैलाई उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन ऐसी तस्वीरों के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। जमीयत एक अर्जी लेकर पहुंची कि यूपी पुलिस एक खास समुदाय के घरों पर ही बुलडोजर चलवा रही है, अपील और नोटिस का समय तक नहीं देती, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और इसीलिए बुलडोजर वाली कार्रवाई पर अदालत रोक लगाए। तो एक तरफ मामला कोर्ट में पहुंचा, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन यह बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ चल रही है, किसी निर्दोष के घर पर नहीं। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली यह दलील कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही। इसीलिए मुस्लिम प्रदर्शनकारियों पर दमन का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों के साथ 12 लोगों ने भारत के चीफ जस्टिस को एक पत्र याचिका भेजी है। इसमें यह मांग की गई कि जिन पुलिस वालों ने आम लोगों को पीटा, वीडियो वायरल किए, मकानों को गिराया, उन पर कार्रवाई हो। बुलडोजर की कार्रवाई संवैधानिक है या नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हाथ में पत्थर लिए उस भीड़ का क्या कीजिएगा जो ये नहीं देखती कि सामने कौन है? पल भर में आग से दुकान, मकान खाक कर देने वाली भीड़ को कानून की रत्ती भर परवाह नहीं रहती। क्या यह महज भीड़ का गुस्सा भर है? क्या यह पैगंबर के अपमान की नाराजगी भर है जो रह रहकर फूट रही है, या फिर पैगंबर का अपमान बहाना है, साजिश देश को जलाना है? दूसरे के घर में आग लगे और उस पर कोई हाथ सेके तो वैसे देश को पाकिस्तान कहते हैं। भारत में पैगंबर मोहम्मद को लेकर सत्ताधारी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता ने बयान दिया तो पाकिस्तानी हुकूमत की बाँछें खिल गईं। बम, गोली, हथियार से, आतंकवाद से वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो अब सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। कैसे पाकिस्तान ने एक बयान को लेकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ी, और कैसे सोशल मीडिया पर भारत को बदनाम करने के लिए झूठ का प्रपंच रचा गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शुक्रवार के शुक्रवार भारत में नफरत के जो शोले उठ रहे हैं, उसकी एक चिंगारी पाकिस्तान से भी भड़काई गई थी। इस बात पर पहले शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। नुपुर शर्मा विवाद की आग में भारत जलता रहे, इसलिए सरहद पार से सोशल मीडिया पर गहरी साजिश रची गई। 7000 से ज्यादा पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट दिन रात एक्टिव थे। सबका काम फेक न्यूज फैलाना था, भारत विरोधी हैशटैग को ट्रेंड करना था। भारत के खिलाफ इस साजिश को पाकिस्तानी मीडिया ने भी हाथों हाथ लिया।
जानबूझकर हर बात में बायकॉट इंडिया कहा गया, बोला गया, दिखाया गया, पढ़ा गया और पढ़ाया गया। अरब मुसलमान दुनिया में भी गुस्से की लहर दौड़ गई। बायकॉट इंडिया की सदाएं बुलंद होने लगी। दुनिया तक ये बात पहुंची, फिर मिस्र, सऊदी अरब भी आया इसमें शामिल, कुवैत में और ईरान में बॉयकॉट इंडिया की मुहिम चलना शुरू हो गई। इसी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पड़ताल शुरू हुई। डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर यानी DFRAC ने भारत के खिलाफ ट्वीट कर रहे लोगों में से 60,000 ट्विटर अकाउंट की कुंडली खंगालनी शुरू की, तो सच ये सामने आया कि ज्यादातर यूजर्स के नॉन वेरीफाइड अकाउंट्स थे। इनमें से करीब 7100 की लोकेशन पाकिस्तान थी, 3000 अकाउंट्स सऊदी अरब से ऑपरेट हो रहे थे और 1400 अकाउंट मिस्र से चलाए जा रहे थे। और हैशटैग बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड करता रहे, इसलिए चर्चित चेहरों के फर्जी ट्वीट भी पाकिस्तान से ट्रेंड कराए गए। उन्हीं में से एक थे इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली, जिन्होंने विवाद पर कुछ नहीं बोला, लेकिन इनके नाम का फर्जी ट्वीट हजारों बार शेयर किया गया। देश के अंदरूनी माहौल और पाकिस्तानी साजिशों की वजह से हैकर्स भी एक्टिव हो गए हैं। हैकर्स ने देश भर में 500 के करीब वेबसाइट्स को हैक कर लिया। सब पर एक ही मैसेज लिखा था कि मुसलमानों से माफी मांगो। सूत्रों के मुताबिक हैकिंग को अंजाम मलेशिया के एक्टिविस्ट ग्रुप ड्रैगन फोर्स ने दिया। इंडोनेशिया का हैकिंग ग्रुप भी इसमें शामिल हो सकता है और इसी ग्रुप ने दुनिया भर के मुस्लिम हैकर्स से भारत पर साइबर अटैक की अपील की। इस मुहिम को ऑप्स पैटुक नाम दिया गया, जिसका मतलब स्ट्राइक बैक यानी जवाबी हमला होता है। इंडिया में कोई ऐसी टीम होने का फिलहाल हमारे पास में कोई एविडेंस अभी तक नहीं आया है। हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोग इसमें लीगल एक्शन तो जरूर लेंगे, लेकिन साथ में हमारा दोनों जो एक्शन है वो पैरेलल चलेगा। गवर्नमेंट की जो 3 वेबसाइट थी, जिसमें एक रिस्टोर हुई है और आज की जो थी उसको हम लोगों ने टेक डाउन किया है और उसका रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने पाकिस्तान समेत दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन अब जरूरत सोशल मीडिया पर बैठे दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, नहीं तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सरकार हिंदुस्तान में मुसलमानों की दुर्दशा का रोना रो रही है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति क्या है, ये बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान में ही अहमदिया और हजारा मुसलमानों की क्या हालत है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट इसी महीने जारी हुई है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान में लगातार सताया जा रहा है। उन्हें वोट का अधिकार नहीं है और अगर वो अपने हकों की बात करते हैं, उनका कत्ल तक कर दिया जाता है। हर साल पाकिस्तान में हजारों अहमदिया मुसलमानों की हत्या हो जाती है। 1984 से 2019 के 35 वर्षों में पाकिस्तान में 265 से ज्यादा अहमदिया मुसलमान मारे गए, 393 से ज्यादा पर जानलेवा हमले हुए और इस दौरान 70 ऐसे मामले आए जब आम मुसलमानों की कब्रगाह में अहमदिया मुसलमानों को दफनाया नहीं गया। 39 ऐसे मामले भी आए जिन्हें कब्र में दफनाया गया। उन अहमदिया मुसलमानों की लाश को वापस बाहर फेंक दिया गया। उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उनको अल्पसंख्यकों के लिए बनी कमेटी से भी बाहर रखा गया है। अहमदिया मुसलमान वो होते हैं जो ये नहीं मानते कि पैगंबर मोहम्मद ही आखिरी पैगंबर हैं। यही वजह है कि दकियानुसी सोच वाली पाकिस्तानी सरकार और वहां के मुसलमान अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं हैं। तो ऐसे में हम आपको कुछ और तथ्य भी दिखाने और बताने जा रहे हैं। आप देखेंगे और समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान में वाकई में हकीकत क्या है। वो पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें दूसरे मुल्कों के लिए करता है। तो आप हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति देख लीजिए। ये उन लोगों के लिए आईने का काम करेगा जिन्हें लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हैं। देश में अब तक 3 राष्ट्रपति मुसलमान हुए, चाहे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो, फखरुद्दीन अली अहमद हो या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो। हिंदुस्तान में 3 उपराष्ट्रपति भी मुसलमान रहे, जाकिर हुसैन, हिदायतुल्लाह खान और हामिद अंसारी। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान थे। सरकार चाहे किसकी भी रही हो, हर सरकार में मुसलमान मंत्री बनते हैं, वो भी कोई गिनाने के लिए नहीं बल्कि गृह और विदेश मंत्री जैसे सुपर पावर वाले मंत्रालयों के मंत्री मुस्लिम नेता बनते रहे हैं। देश के
4 मुख्य न्यायाधीश मुस्लिम रहे। जस्टिस हिदायतुल्लाह, जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग, जस्टिस अजीज एम अहमदी और जस्टिस अल्तमस कबीर। पाकिस्तान अहमदिया मुसलमानों को वोट का अधिकार ही नहीं देता, लेकिन भारत में न सिर्फ मुसलमानों को वोट का अधिकार है, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त तक मुस्लिम होते हैं, चाहे वो नसीम जैदी हों या MY कुरैशी रहे हों। अब बॉलीवुड में ही देखिए तो दिलीप कुमार के जमाने से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान तक मुस्लिम अदाकारों का बोलबाला रहा है। तो मैंने जो कुछ कहा आप समझिए इसे, उस पर हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को भी गौर करना चाहिए। आखिर पाकिस्तान अगर फेक ट्विटर हैंडल से हिंदुस्तान में नफरत फैला रहा है तो हमें यह समझना होगा कि वो हिंदुस्तान की एकता को, भाईचारे को, हिंदुस्तान की साझी ताकत को तोड़ना चाहता है। लेकिन हम मिलकर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर सकते हैं। अब आप पाकिस्तान के बाद जरा चीन का भी हाल देख लीजिए। चीन ने भी सांप्रदायिक हिंसा के साए में यह नसीहत फेंकी है कि सभी धर्मों का आदर होना चाहिए। आपको हंसी आ रही होगी या गुस्सा आ रहा होगा कि यह बात चीन कह रहा है, जिसके यहां उइगर मुसलमानों का क्या हाल है यह किसी से छिपा नहीं। चीन में उइगर मुसलमानों की आबादी 1 करोड़ 10 लाख है, लेकिन 2015 से ही 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमान डिटेंशन कैंप में रखे गए। उन्हें इतना परेशान किया जाता है वो पागल हो जाएं। उन पर इस्लाम छोड़ने का दबाव बनाया जाता है और ऐसा नहीं करने पर उन लोगों को नींद तक पूरी नहीं करने दी जाती। महिलाओं की कहानियां अक्सर आती है, उनका यौन शोषण होता है, उन्हें गर्भपात के लिए मजबूर किया जाता है। यही चीन और पाकिस्तान अपने दामन में झांकने की जगह हिंदुस्तान को नसीहत दे रहे हैं। उस पर से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश भी रचते हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान के युद्धवीर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि सेना में जमकर अग्निवीरों की भर्ती होने वाली है। इससे नौकरी भी मिलेगी, सेना की ताकत भी बढ़ेगी। अब देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये वो अग्निपथ है जिस पर चलने का मौका किस्मत वालों को ही मिलता है। हाथों में हथियार, सीने में ज्वाला और दिल में मातृभूमि का प्यार लिए जब ये जियाले इस अग्निपथ पर चलते हैं तो पूरा देश सजदे में झुक जाता है। इस वर्दी को अपने बदन पर सजाने का सपना देश का हर नौजवान देखता है, लेकिन इस वर्दी को पाने का ख्वाब बहुत कम लोगों का ही पूरा होता है। अब मौका है उस ख्वाब को हकीकत में बदल पाने का, ठीक 90 दिन बाद। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। युवा भारत की ये युवा फौज अग्निवीर के नाम से जानी जाएगी। मौका तीनों सेनाओं में भारत मां की सेवा का मिलेगा। अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। बदलते दौर में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बदली हैं, इसलिए भारतीय सेना भी बदलाव के दौर से गुजर रही है। कोशिश सेना को यंग और मॉडर्न रखने की है। अग्निवीरों की ट्रेनिंग भी ऐसी होगी कि वो हर मौसम, हर रणभूमि में दुश्मन पर कहर बनकर टूटेंगे। अग्निवीर अपने 4 साल के ट्रेनिंग के दौरान बड़े आसानी से और सरलता से हमारे ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी की यूनिट्स में जुड़ जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जहां पर भी जरूरत पड़े पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर इनको हम तैनात करेंगे। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक का नौजवान नौकरी का आवेदन दे सकता है। सिलेक्शन 4 सालों के लिए होगा, इसमें ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद समीक्षा होगी। 25% अग्निवीरों की सेवा आगे बढ़ाई जाएगी। बाकी के 75% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा।
शुरुआत में 4,76,000 रुपए का पैकेज मिलेगा, जो चौथे साल तक 6,92,000 रुपए का हो जाएगा। रिटायर होने पर एक मुश्त 11,70,000 रुपए मिलेंगे। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि। 90 दिनों बाद तीनों सेनाओं में 46,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। एक मौका। बीजेपी कह रही है कि इस योजना से जवान बम बम होंगे, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा। हमारे बच्चे, हमारे युवा सेना में जाने का अवसर पाएंगे तो ये हमारे देश को भी एक नई शक्ति, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। 18 साल के बच्चे की भर्ती करेंगे, 22 साल में उसको बंदूक और बंदूक का लाइसेंस थमा के छोड़ देंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं देश को? किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? क्या उसको रोजगार देने का आपकी नियत नहीं है? आपकी नियत में खोट है। वो नौजवान कौन होगा? आरएसएस का कार्यकर्ता होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, या कौन होगा? ये देखने वाली बात है। सियासी मनमुटाव दलों की मजबूरी है, ये चलता रहेगा, लेकिन जिन्हें भविष्य की रेस में दौड़ना है, उनके लिए सेना बाहें फैलाए खड़ी है। सदा समाज की सेवा में, देश सेवा में। और अब आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी है। मैंने सवाल पूछा था कि क्या जुमे के दिन हो रही हिंसा से पीएम मोदी की न्यू इंडिया की छवि खराब हो रही है? आपने एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर जो जवाब दिया, उसमें सबसे ज्यादा 61% लोग मानते हैं कि हां, छवि खराब हो रही है, जबकि 39% लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इंडिया चाहता है मैं आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।